Hello student, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 2 and name of chapter is Life Processes in Living Organism Part 1. तो बच्चों इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है और आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? बच्चों आज के वीडियो में पढ़ना है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन. हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सजीवों के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल जो है हम अलग अलग तरह के कामों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, चलने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए. और जो भी लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होती है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, इन सभी लाइफ प्रोसेसेस को भी एनर्जी की जरूरत होती है. वो एनर्जी की जरूरत हमारे बॉडी के अंदर कैसे पूरी होती है और कहाँ कैसे और किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बच्चों आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायग्राम? इस डायग्राम को देख के आपको पता चला होगा कि दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये जो है हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी डायग्राम है. यू हैव टू ऑब्जर्व दिस डायग्राम एंड लेबल द डायग्राम्स. तो डायग्राम के अंदर जो पार्ट्स को मेंशन किया गया है उन पार्ट्स को हमें लेबल करना है. आपने सभी ने इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा. ये जो है ये क्या है, हमारे नॉस्ट्रिल से. दीज आर द नॉस्ट्रिल. नोज के अंदर जो दो छेद होते हैं इसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं. देन दिस वन इज द माउथ. ये क्या है, हमारा माउथ है. अब देखिए दिस इज द पार्ट ऑफ फेरिंग्स. फेरिंग्स यानी कि हमारा घसा जिसे कहते हैं. दिस वन इज द ट्रकिया. दीज आर द, यहां पे देखिए दीज आर द लंग्स. दीज आर द बाइफर्केशन. ट्रकिया जो है, ट्रकिया से दो हिस्से, ट्रकिया जो है दो हिस्सों में बढ़ जाता है और एक एक हिस्सा अलग अलग एक लंग्स में आता है. हमारे बॉडी के अंदर दो लंग्स होते हैं, एक इसमें एक पार्ट और एक इसमें दो पार्ट. द बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई एंड दिस ब्रोंकाई आर bifurcates into the smaller branches that is called as bronchioles. इसे कहते हैं bronchioles. अब ये जो है यहाँ पे एक पार्टीशन होती है which separates our thoracic cavity in from abdominal cavity. इस पार्टीशन की वजह से इसका नीचे वाला हिस्सा जो इसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं और इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम. ये डायफ्राम है हमारा. एंड द फाइनली द ब्रोंक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज alveoli. And this is the actual site of exchange of gases. Exchange of gases it has been takes place at the alveoli. These are the parts of our respiratory system. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं हम बच्चों एनर्जी प्रोडक्शन में? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके थ्रू ही हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है. अब रेस्पिरेशन कैसे होता है, एयर कैसे एंट्री होती है? फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स इट एंटर्स इनटू द फेरिंग्स, then it passes through the trachea, bronchi, bronchioles, it enters into the lungs and it enters into the final part of the lungs that is called as alveoli. The lungs is made up of several millions of the alveoli and here actually exchange of gases it has been takes place. जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन जो है, जो alveoli जो है ये richly supplied with blood vessels. इसमें जो है blood vessels से ये alveoli घिरी हुई होती है और इस alveoli के अंदर जो है जब हवा आती है तो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन किस में जाता है, ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड alveoli के अंदर आता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है इस उल्टे क्रम में हमारे बॉडी से बाहर फेंकी जाती है. फ्रॉम लंग्स टू द ब्रोंकाई टू ट्रकिया फेरिंग्स, देन इट पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड आउट ऑफ द बॉडी. इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है. अब देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कैसे काम करती है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑकर्स एट
टू लेवल्स, हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन दो लेवल पे होता है, एक ही फर्स्ट इज बॉडी लेवल एंड सेकंड इज सेलुलर लेवल। एक बॉडी लेवल पे होता है और सेलुलर लेवल पे। तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन जो होता है, एक इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स एट बॉडी लेवल। यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, जो हवा हम बाहर से अंदर लेते उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आता है। इसमें से जो है सराउंडिंग एयर और हमारे बॉडी, इसमें जो है रिलेशन होता है, इसीलिए इसे बॉडी लेवल और रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। सेकंड पार्ट जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन देयर ऑकर्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फूड स्टफ जो हम खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। डिटेल में हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ग्लूकोज बना होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए C6H12 एंड O6। अब क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला से आपको पता चलता है, द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो भी हम हमारे फूड से हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम सभी कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन ग्लूकोज के अंदर करता है और इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हमारे सेलुलर सेल के अंदर होता है और जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दीज एटम। यानी कि ग्लूकोज के अंदर जो एटम्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो केमिकल बॉन्ड कौन सा होता है। तो बच्चों इट कंटेन्स द कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड दो प्रकार के हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दीज आर द नॉन मेटल्स और सभी नॉन मेटल्स जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये क्वेश्चन आपको क्यों पूछे जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से इसका आंसर समझ लीजिए, जिसकी वजह से आपको एनर्जी प्रोडक्शन की सिस्टम जो है अच्छी तरह से समझ में आएगी। केमिस्ट्री के अंदर हमने ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है उस केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। या जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, द एटम्स लूजेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये दो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। आगे बच्चों समझ में। अब हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी के अंदर जो है रेस्पिरेशन कैसे, रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड वी कंज्यूम्स एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है और इस ग्लूकोज के थ्रू ही हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी को जितनी जरूरत होती है एनर्जी की वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द एनर्जी प्रोड्यूस इन आवर बॉडी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म्स में तैयार होती है, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसका कन्वर्शन एटीपी में होता है। फॉर दैट पर्पस द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन आवर सेल एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इनसाइड द सेल so as to produce energy in the form of
एटीपी इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स अमॉन्ग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय टू मेथड्स। तो दो मेथड्स कौन कौन से है? द फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब देखो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। अब हम पहले पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है। द रेस्पिरेशन विच ऑकर्स विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन भाग लेता है उस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस द रेस्पिरेशन व्हिच ऑकर्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जिस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन के बिना मदद से रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे परफॉर्म्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो कैसे होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन, द एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर तैयार होती है इसमें ग्लूकोज जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होता है। तो इसमें 3 स्टेप होती है। इन 3 स्टेप द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस which occurs in the cytoplasm of cell. The second step is tricarboxylic acid cycle which occurs in the mitochondria of our cell, and third step is electron transport chain reaction. It also occurs in the माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो ये तीनों प्रोसेसेस हमारे सेल के अंदर होती है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन 3 स्टेप में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप होते हैं बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो अब जो है हम हर एक प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कैसे होती है और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की मदद से एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। साइटोप्लाज्म सबको पता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है, अब यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे, तो सिंपल ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में आपको समझाता हूं। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिया है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में ट्रांसफर होता है, और ग्लूकोज में ट्रांसफर होने के बाद ब्लड के थ्रू ग्लूकोज हमारे हर एक सेल में पहुंचाया जाता है। और इस सेल में आने के बाद साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का क्या होता है, द ग्लूकोज इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड। इट कन्वर्ट्स स्टेप बाय स्टेप, इसका ऑक्सीडेशन होता है, एंड इन फर्स्ट स्टेप इट कन्वर्ट्स इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। Then it also forms the 2 molecules of NaDH2 plus 2 molecules of water. तो इसके अंदर and along with that 2 molecules of ATPs are also formed। यानी कि पहले ही स्टेप में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, यहाँ पे जो है एटीपी यानी कि एनर्जी तैयार होती है। 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं एटीपी से। इसमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के तैयार होते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पहले स्टेप में जो होता है इस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल NaDH2 के। NaDH2 क्या है, ये एंजाइम्स है। इसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज द NaDH2। यही मेन रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के तैयार होते हैं और 2 मॉलिक्यूल एटीपी। अब यहाँ पे देखिए चार्ट में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस, इसमें जो है ग्लूकोज जो है हमारी एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज आया है उससे हमारी एनर्जी मिलेगी, ये हमने इन्वेस्ट किया है और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है C6H12O6। तो 6 कार्बन एटम कंपाउंड होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है पायरुविक एसिड में। तो इसमें से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है इसको रिक्वायर्ड होते हैं पायरुविक एसिड तैयार होने के लिए, और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस एक्चुअली कैसी होती है, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज दिस प्रोसेस, इसके लिए मैं आपको ये डिटेल में समझा रहा हूँ। इसका फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स पे कन्वर्शन होता है, और फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो है ये कन्वर्ट होते हैं फाइनली 2
पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, जिसे पायरुवेट भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे पायरुवेट तैयार हुआ है और NADH के 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए और 4 ATP के मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, लेकिन यहाँ पे मैंने कितने लिखे, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स लिखे। क्यों? देखिए बच्चों, क्योंकि 4 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे तैयार हुए, 1 2 3 4, इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स जो है ये ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के कन्वर्शन में इसका यूटिलाइजेशन हुआ है। ये कैसे होता है इसको मैं और आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए बच्चों, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन एटम कंपाउंड होता है। पहले इसका कन्वर्शन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। इसके कन्वर्शन में एक एटीपी मॉलिक्यूल्स लगता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल्स इसमें यूटिलाइज होते हैं, यानी कि इस कन्वर्शन में एनर्जी लगती है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है हेक्सोकाइनेज इस एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसका कन्वर्शन होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस मॉलिक्यूल का कन्वर्शन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज इन एंजाइम्स की मदद से। तो ये भी 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। देन नेक्स्ट स्टेप में होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इस मॉलिक्यूल का कन्वर्शन होता है फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट मॉलिक्यूल में, ये भी 6 कार्बन एटम कंपाउंड है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इस एंजाइम्स की मदद से इस कंपाउंड का कन्वर्शन होता है फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट में। अब जो 6 कार्बन एटम कंपाउंड जो है इसका कन्वर्शन फाइनली होता है 3 कार्बन एटम कंपाउंड यानी कि पायरुवेट में। अब देखिए यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट से कितने मॉलिक्यूल तैयार हुए, 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 के तैयार हुए, 4 मॉलिक्यूल ATP के तैयार हुए और 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के तैयार हुए। अब देखिए टोटल कितने मॉलिक्यूल्स तैयार हुए बच्चों, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। कितने मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब 4 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs आर यूज, इसमें से 2 मॉलिक्यूल यूज किए हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इस तो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, और एक ATP मॉलिक्यूल यूज हुआ है ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए। इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से। अब देखिए इसमें NADH क्या है, अब देखिए NADH2 इट इज ऑल्सो इट्स फुल फॉर्म इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब आगे आएगा आपको FADH2 भी तैयार होता है, ये भी एंजाइम से फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज द फुल फॉर्म ऑफ NADH2। बोथ एंजाइम्स आर फॉर्म इन द सेल एंड यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में इसका यूज होता है। तो ये प्रोसेस हो गई बच्चों ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस में सिंपल आपको इतना ही याद रखना है, इन द ग्लाइकोलाइसिस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्ट्स इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड अलोंग विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म। अब जो है पायरुविक एसिड में पायरुविक एसिड जो तैयार हुआ है, तो पायरुविक एसिड जो तैयार होता है इसका कन्वर्शन होता है एसिटिल कोएंजाइम A में, एंड दिस एसिटिल कोएंजाइम A इज एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो हुई ये हुई है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म में क्या तैयार हुआ है, ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन एटम कंपाउंड, इसे हम कहेंगे पायरुवेट। अब 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए पायरुविक एसिड के, ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इट कन्वर्ट्स इनटू द एसिटिल कोएंजाइम। इसका कन्वर्शन किसमें होता है, एसिटिल कोएंजाइम A में विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम A, इस एंजाइम की मदद से। एंड दिस एसिटिल कोएंजाइम A इट एंटर्स इनटू द mitochondria, but during the formation of acetyl coenzyme A there occurs the formation of 2 molecules of NADH2, then 2 molecules of carbon dioxide. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of carbon dioxide are each formed during the conversion of pyruvic acid into the acetyl coenzyme. आ गया समझ में। पहले स्टेप में क्या हुआ है, ग्लूकोज का कन्वर्शन पायरुविक एसिड में हुआ है, और दूसरे स्टेप में पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड का कन्वर्शन एसिटिल कोएंजाइम ए, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए की। देन एसिटिल कोएंजाइम ए इट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड स्टेप स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड cycle. In the tricarboxylic acid cycle, it is operated on the acetyl coenzyme A inside the mitochondria. In this process, the acetyl part of coenzyme A is completely oxidized by the cyclic process to produce the energy, and along with the molecules of carbon dioxide, NADH2 and water molecules are formed.
तो एसिटिल कोएंजाइम के एसिटिल पार्ट्स का ऑक्सीडेशन जब होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इस साइक्लिक प्रोसेस को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बच्चों। अब इसमें क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम का जो एसिटिल पार्ट है ये कितने कार्बन एटम कंपाउंड है, अब यहाँ पे देखिए 2 कार्बन एटम कंपाउंड, यानी कि पायरुविक एसिड 3 कार्बन एटम कंपाउंड था, इससे 2 कार्बन एटम कंपाउंड जो है वो तैयार हुआ है। अब जो है 2 कार्बन एटम कंपाउंड एसिटिल कंबाइन विद ऑक्सैलो एसिटेट, इसका किसी एक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सैलो एसिटेट के साथ होती है, और इट कन्वर्ट्स इनटू द साइट्रिक एसिड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज अ साइट्रिक एसिड। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ, ये साइकिल कब स्टार्ट हुई है बच्चों, एसिटिल की रिएक्शन हुई है ऑक्सैलो एसिटेट के साथ। अब जो है ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शुरू हुई है। अब इसमें जो है ऑक्सैलो एसिटेट का फर्स्ट कन्वर्शन होता है साइट्रिक एसिड में, इसीलिए इसे कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। अब इसको डिस्कवर्ड किया था हांस एडोल्फ क्रेब, इस साइंटिस्ट ने, तो इसीलिए इसे क्रेब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो साइट्रिक एसिड साइकिल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल। अब देखेंगे बच्चों ये डिटेल में कैसे होती है। पहला प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड है, देन यहां पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं जो मैंने पहले लिखा था। 1 मिनट जरा, हाँ। अब देखिए ऑक्सैलो एसिटेट से साइट्रिक एसिड तैयार हुआ, और साइट्रिक एसिड इट पासेस थ्रू द सेवरल चेन्स ऑफ द रिएक्शन, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड NaDH2 एंड FADH2। अब देखिए NaDH2 के कितने मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, 2 2 और 2, 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे तैयार हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए और 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए FADH2 के। आ गया समझ में। अब जो है फाइनली जो है वो साइट्रिक एसिड का कन्वर्शन होता है ऑक्सैलो एसिटेट, और फिर से ऑक्सैलो एसिटेट जो है दूसरे पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट होगा, और फिर साइट्रिक एसिड तैयार होगा, और फिर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। यानी कि ये साइक्लिक रिएक्शन तैयार होती है। ऑक्सैलो एसिड से ऑक्सैलो एसिटेट का रिएक्शन होती है, एक्शन होती है एसिटिल के साथ, फिर साइट्रिक एसिड तैयार होता है, और साइट्रिक एसिड से फिर ऑक्सैलेट तैयार होता है, फिर साइट्रिक एसिड। तो ये रिएक्शन साइक्लिक होती है, इसीलिए इसे कहा है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसीलिए इसे साइकिल कहा गया है। अब आ गया बच्चों समझ में। यहाँ पे 2 प्रोसेस हुई है। पहली तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या क्या तैयार हुआ है, NaDH2 तैयार हुए थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, इसके साथ साथ 2 ATP मॉलिक्यूल्स तैयार हुए थे। एसिटिल कोएंजाइम का जब निर्माण हुआ था तब इसमें NaDH2 के मॉलिक्यूल तैयार हुए थे, 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड के, और FADH2 मॉलिक्यूल्स भी तैयार हुए थे। अब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में देखिए इतने मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, NaDH2 के 6 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के 4 और 2 FADH2 के। अब थर्ड स्टेप जो है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है प्रोसेस, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और बाकी जो 2 स्टेप्स है TCA साइकिल यानी कि क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, ये होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस और जो TCA साइकिल है, क्रेब साइकिल, इसमें जो है एंजाइम्स तैयार हुए थे, NaDH2 देन FADH2, NaDH2 और FADH2 ये मॉलिक्यूल्स तैयार हुए थे, एंड दिस NaDH2 एंड FADH2 आर पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर ये भाग लेते हुए, एंड ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन फ्रॉम अ 1 molecule of NaDH2 3 molecules of ATPs are formed, and from each molecules of FADH2 2 molecules of ATPs are formed, and in total there occurs the formation of 38 molecules of ATPs ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल जो है एटीपीज के तैयार होते हैं, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स भी तैयार होते हैं, एंड ओवरऑल प्रोसेस ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। थस द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की मदद से ये सभी प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एंड ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से
एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट इसमें तैयार होता है। तो बच्चों जो एनर्जी तैयार होती है वो एटीपी के फॉर्म में तैयार होती है। अब हम पढ़ेंगे एटीपी जो है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एटीपी। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए एटीपी, एटीपी द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। करेंसी क्या होती है, करेंसी यानी कि नोट। जो अगर करेंसी हमारे हाथ में तो जल्द से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। अब जो है ये हमारा बेरर चेक की जैसा है, जब बैंक में डालेंगे तो झट से हमें पैसे मिलेंगे, जब जरूरत है तब हम इसको जो है पैसा निकाल सकते हैं बेरर चेक से। उसी तरह एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर है, तो जब जरूरत पड़े सेल को तब जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। दैट इज अब एनर्जी करेंसी जो है एटीपी को क्यों कहा जाता है, तो फुल फॉर्म है एटीपी का देखिए बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं ये है एडिनोसिन एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल। इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, एटीपी मॉलिक्यूल्स का केमिकल स्ट्रक्चर है बच्चों यहाँ पे। तो एटीपी मॉलिक्यूल इज द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय व्हिच द फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच। अब यहाँ पे देखिए पीपीपी, तीन फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हुए, और फॉस्फेट ग्रुप्स जो है जिस बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इस बॉन्ड के अंदर जो है वो एनर्जी छिपी हुई होती है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। एंड ईच सेल कंटेन्स these ATP molecules according to their need। तो हर सेल के पास ये ATP molecules होते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से। अब केमिकली देखेंगे ATP क्या है, केमिकली ATP इज एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। केमिकली एटीपी क्या है, एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड। इट इज मेड ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड एडिनोसिन, इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड होता है एडिनोसिन, पेंटोज शुगर होती है जिसे कहते हैं राइबोज, और 3 फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स बना होता है एडेनिन नाइट्रोजन कंपाउंड से, पेंटोज शुगर है, राइबोज, और 3 फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर होते हैं, और फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर एनर्जी इसमें स्टोर्ड होती है। अब जो है एज पर द नीड, जब हमें जरूरत है, एज पर द नीड ऑफ एनर्जी, द एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड एनर्जी इज रिलीज एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज। अब देखिए इन फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है। अब 3 बॉन्ड्स के बजाय 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अब देखिए इसमें कितने 2 बॉन्ड्स है। अब एटीपी जो है इसका कन्वर्शन होता है एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके अंदर सिर्फ 2 ही फॉस्फेट ग्रुप है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से अलग होता है तो एक बॉन्ड टूटता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें से अलग होता है, एक बॉन्ड टूटता है, तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। एंड दैट इज व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा गया है हमारे सेल का। आगे बच्चों, एंड दिस इज ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। अब देखिए बच्चों, कुछ साइंटिस्ट जो है इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन लिया है इस प्रोसेस को डिस्कवर करने के लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, और इन तीनों का नाम है गुस्टाव एम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जाकोब परनेस along with their colleagues। एंड फॉर दैट पर्पस दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द मसल्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इसकी थ्रू जो है इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को डिस्कवर किया है। एंड देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस को प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईएमपी। तो इसमें से ई जो है, ई स्टैंड्स फॉर एम्बेडेन, एम स्टैंड्स फॉर मेयरहॉफ एंड पी स्टैंड्स फॉर परनेस। तो तीनों साइंटिस्ट के नाम से ये नाम बना है ईएमपी पाथवे, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। आ गया समझ में। अब सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही एक ही प्रोसेस नहीं, इसके साथ टीसीए साइकिल है, क्रेब्स साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, जिसमें जो है एंजाइम्स तैयार होते हैं NADH और FADH, जिससे वजह से एनर्जी तैयार होती है। और इस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज द हैंस क्रेब। इनका जन्म हुआ था 1900 को, और इनकी जो डेट हुई थी 1981 को। तो हैंस क्रेब डिस्कवर्ड द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज, इसको हम कहते हैं TCA साइकिल
या साइट्रिक एसिड साइकिल, याद रखना है TCA साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल ये एक ही है। तो इसीलिए तो इस TCA साइकिल को डिस्कवर करने के लिए यानी कि क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर करने के लिए हांस क्रेब इन साइंटिस्ट को नोबेल पारितोषिक भी दिया गया। इन 1953 ही हैज बीन अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज। आगे बच्चों समझ में, अब देखेंगे हम प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से जो एनर्जी कैसे तैयार होती है हमने पढ़ा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से पायरुविक एसिड में होता है, फिर एसिटिल कोएंजाइम में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के थ्रू जो है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर भी तैयार होते हैं। अब जो है, इफ देयर इज अ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी during the exceptional condition like that of the fasting and hunger, the lipids and proteins are used for the production of energy। तो हमारे बॉडी के अंदर मेनली एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, जब हम फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, भूखे होते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, बहुत देर से हम जो है खाना नहीं खाया हुआ है, तो उस दौरान हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, फिर भी हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस समय एनर्जी की जरूरत पूरी होती है हमारी लिपिड्स और प्रोटीन से। तो पहले इसमें देखिए, लिपिड का कन्वर्शन होता है फैटी एसिड में, और प्रोटीन का कन्वर्शन होता है अमाइनो एसिड के अंदर। तो लिपिड का कन्वर्शन फैटी एसिड और प्रोटीन का कन्वर्शन अमाइनो एसिड में। देन these fatty acids are converted into the acetyl coenzyme A along that amino acids are acetyl coenzyme A। and इसके बाद की प्रोसेस तो आपको पता है, acetyl coenzyme A undergoes the Krebs cycle and electron transport chain and energy is produced along with the carbon dioxide and water as a waste product। तो इस तरह से बच्चों कार्बोहाइड्रेट से मेनली हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी हार्नेस होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोपोर्शन कम होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन से भी तैयार होती है। फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स वी गेट द 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अब देखिए, हमने ये जो है प्रोसेस पढ़ी थी एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है और ऑक्सीजन की मदद से इस पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। अब हम पढ़ेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है? एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे चार्ट है, इस चार्ट को देखने के पहले जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्यों होती है और कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। सम ऑर्गेनिज्म कैनॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया परफॉर्म्स द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बैक्टीरिया जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये परफॉर्म करते हैं। तो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के अंदर ही होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते और इनके बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो इनमें जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसको कहते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बैक्टीरिया क्या कहते हैं बच्चों? In case of the bacteria, the carbohydrates are present in their body. The glucose is converts into the pyruvic acid। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से पायरुविक एसिड में इसके कन्वर्शन होते हैं। एंड वी नो दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज आर फॉर्म। तो एटीपीज के 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। इन दिस वे द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, बट फर्दर प्रोसेस ऑकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और पायरुविक एसिड जो तैयार हुआ, ऑक्सीजन उसे मिलता नहीं, और बिना ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के बिना पायरुविक एसिड का कन्वर्शन एसिटिल कोएंजाइम में नहीं होता। तो इसके अलावा क्या होता है, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक दैट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। बैक्टीरिया क्या करता है, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन करता है, जिससे विनेगर और विटामिन तैयार होती है। एंड दिस इज द प्रोसेस फॉर्म बाय द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है इस तरह से इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए बच्चों, एनर्जी सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के तैयार होते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से ही इसमें जो है एनर्जी प्रोडक्शन होती है। इसमें 2 स्टेप होती है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है 2 स्टेप में होता है। पहली स्टेप होती है इसमें ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी स्टेप होती है फर्मेंटेशन।
अब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ही सिर्फ एटीपी तैयार होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं एटीपी के, और फर्मेंटेशन में कोई एनर्जी तैयार होती है, उसके अंदर जो है एक तो अल्कोहल तैयार होता है या कोई ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो तैयार होते हैं। जैसे आपने देखा है कि बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से विनेगर तैयार करता है, यानी कि एसिटिक एसिड, विटामिन तैयार करता है, अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होते हैं। अब देखिए फर्मेंटेशन परफॉर्म बाय द ईस्ट। अब ईस्ट सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के मार्फत पे पायरुविक एसिड में होता है, 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे एटीपी के अंदर, एटीपी से, और फर्दर जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ईस्ट अल्कोहल तैयार करता है। और जो है हमारे मसल सेल के अंदर भी जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, सम कंडीशन में, कुछ कंडीशन में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, जिसमें जो है पायरुविक एसिड ग्लूकोज से तैयार होता है और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे एटीपी के, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल तैयार होंगे, और बाकी जो है पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन तैयार होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है, जिसकी वजह से हमें थका हुआ लगता है। तो कैसे होता है बच्चों, अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये होती है, बैक्टीरिया के अंदर स्पेशली, बट सम ऑफ द हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑक्सीजन के मीडियम में जो बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनमें भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कब होता है, इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दे परफॉर्म द अनएरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डिप्लेशन इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग मीडियम में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो उस दौरान एनिमल्स के अंदर कोई प्लांट्स जो है ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। कैसे परफॉर्म करता है बच्चों, अब देखिए फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड अगर हमने जमीन के अंदर डाल दिया, एंड इफ द सॉइल इज सबमर्ज इन द वाटर, then the germinating seed didn't get the oxygen, and oxygen is very responsible for the energy production and energy required for the germination of seed. अब सीड के जर्मिनेशन के लिए एनर्जी लगती है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए, और पानी जो है पूरा जमीन के अंदर भरा हुआ है, तो उस दौरान जो है सीड अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है और जर्मिनेट होता है बीज, और इस तरह से प्लांट वहां पे तैयार होता है। अगर पानी जो है सॉइल के ऊपर नहीं है, ऑक्सीजन सीड को मिल रहा है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। इसका अर्थ है कि अगर ऑक्सीजन कम है तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। अब हमारे बॉडी के अंदर भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज। हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, या जो प्लेयर है वो ग्राउंड के अंदर बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत खेल रहा है, क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच शुरू है, सेंचुरी जो है वो बैट्समैन ने लगाई है, तो बहुत एनर्जी उसकी यूटिलाइज होती है, तो उस दौरान उसके बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, तो उस दौरान जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और मसल जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि मसल्स को एनर्जी की जरूरत ज़्यादा रहेगी और उस दौरान उतनी एनर्जी तैयार नहीं होगी, तो मसल सेल के अंदर ग्लूकोज का कन्वर्शन जो है वो पायरुविक एसिड में होता है, और उसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एनर्जी तैयार होती है। लेकिन फिर पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड तैयार होता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्टली द बैक्टीरिया के अंदर। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीटली किस तरह के रेस्पिरेशन में होता है, तो द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इट हैज बीन टेक्स प्लेस इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रही है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, और इसमें 38 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं एटीपी की, और ये जो दो प्रोसेसेस है अनएरोबिक रेस्पिरेशन के, जिसमें होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें दोनों में देखिए सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे हैं एटीपी की। एटीपी में एनर्जी स्टोर होती है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं एटीपी की। देयरफॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तैयार होती है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच सेल ऑर्गेनली इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के लिए हमारे सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनलीज इंपॉर्टेंट है, उसके ऑर्गेनलीज की जरूरत होती है, तो ये है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है
और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टी यानी कि टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनली नेसेसरी फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों आज का ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा था, जिसमें हमने एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर कैसे तैयार होती है एरोबिक रेस्पिरेशन से, अनएरोबिक रेस्पिरेशन से, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।